तो ये है कि आदमी का तैयार होना। एक आदमी का सही अर्थों में परिवार के लायक तैयार होने का मतलब है कि वो फिज़िकल नीड्स के लिए भी सेल्फ रिलायंट हो और वो अपनी समझदारी के लिए भी सेल्फ रिलायंट हो। तो एक आदमी के तैयार होने का, चाहे उसमें 20 साल 25 साल जो भी समय लगाया, एक आदमी तैयार होकर जिएगा कहाँ? फिर हम कह रहे हैं कि शिक्षा और व्यवस्था। तो शिक्षा वो जगह है, या मतलब घर से लेके और ना मोहल्ले से लेके और स्कूल से लेके जो सारी बातें कर रहे हैं कॉलेज तक, तो एक आदमी के तैयार होने की बात कर रहे हैं। तो एक आदमी का तैयार होना शिक्षा का जिम्मेदारी, और तैयार हो गया तो व्यवस्था के रूप में काम करेगा। तो यदि तैयार हो गया तो व्यवस्था के रूप में काम करने का क्या मतलब है? तो जिसको हम विवाह की बात कर रहे थे, तो बेसिकली विवाह दो लोगों के द्वारा एक घोषणा है कि हम आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। का मतलब कि हम आने वाली पीढ़ी को समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के स्वरूप में तैयार करने की योग्यता रखते हैं, ऐसा हम खुद जीते हैं, इसका नाम विवाह है। ठीक, इसका मतलब है कि जीने का सबसे प्रथम स्वरूप परिवार के स्वरूप में है। जीने का इससे अधिक विस्तार होता है तो हम समाज में व्यवस्थाओं के, चाहे फिर शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उत्पादन है, विनिमय जिसको कह रहे हैं, कॉमर्स कह रहे हैं, है ना, इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ हम काम करते हैं। और फाइनली इसके बड़े स्वरूप में जाएंगे, है ना, तो कहेंगे कि धरती पे चारों अवस्थाओं में संतुलन हो। इस अर्थ में अभी भी ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इस रूप में अभी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसके सोच में मूल में पूरा विश्व है। तो इस रूप में मानव के जीने के फैलाव को देखें तो वो परिवार, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में आता है। परिवार, समाज और परिवार, अखंड समाज कह रहे हैं तो भारतीय समाज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी धरती पे मानव जाति एज ए होल। तो परिवार, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, ये मानव के जीने का फैलाव है। तो एक आदमी के समझ का, आचरण का, उसकी उपयोगिता का फैलाव सबसे पहले परिवार में स्पष्ट होता है। पूरा परिवार अपनी ताकत के साथ समाधान समृद्धि के पूर्वक खड़ा होता है, तो वो परिवार की भूमिका समाज के स्वरूप में जाती है और फाइनली अखंड समाज तक। तो इस रूप में कहें तो एक हमने सुबह चर्चा किया कि सभी इकाइयाँ रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। तो सभी इकाइयाँ रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। मानव भी रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। मानव अपने धर्म को पहचानता है तो उसको परिवार में न्याय के रूप में प्रमाणित करता है। ये भाषा पहुंच रही हो? एक मानव अपने धर्म को पहचानता है तो परिवार में एक मानव का धर्म परिवार के बीच में न्याय के स्वरूप में प्रमाणित होता है। और परिवार प्रमाणित होता है तो अखंड समाज के अर्थ में जो भी हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था से लेके, उस अर्थ में अपनी भूमिका को करता है। और फाइनली सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इस धरती के लेवल पे बात पूरी हो गई। तो ये कह रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य मानव के जीने का स्वरूप है। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक मानव सुखी होता है। ठीक है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक मानव सुखी होता है, मतलब सुख को प्रमाणित करता है। समाधान पूर्वक मानव सुखी होता है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक मानव सुख का प्रमाण प्रस्तुत करता है, उसको प्रमाणित करता है। तो समाधान से सुखी होना स्वयं में व्यवस्था को पहचानता है, स्वयं के धर्म को पहचानता है, स्वयं के होने को पहचानता है। और परिवार, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में दूसरे मानव भी समझपूर्वक जी सकते हैं, इस अर्थ में अपने होने को प्रमाणित करता है। ये हमने मानव में स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप को देखा। अभी कैसा है? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम स्वयं जिंदा रहने के लायक हो जाते हैं और अपने बच्चों को जिंदा रहने के लायक बनाने की कोशिश करते हैं। अभी का सारा प्रयास कितना है? हम अपने जिंदा रहने के लायक हो जाएं और अपने बच्चों को जिंदा रहने के लायक बना दें। अभी तक हम इसको जीना मान रहे थे। दोनों में कितना अंतर है?
दोनों में कितना अंतर है? नींद नहीं खुली अभी, दोनों में कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? रात और दिन का अंतर, दोनों में इतना अंतर है ना, तो ये हमको दिखाई देता है। तो चलिए, ये अंतर क्यों है, कैसे दूर होगा, अब उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जितनी अभी तक हमने बात की है उससे एक तो हमने काफ़ी विस्तार से न्याय, धर्म और सत्य को समझने की कोशिश की। अब हम चलते हैं जीवन में व्यवस्था। किसी भी इकाई को हम उसकी क्रिया से पहचानते हैं, पेन को भी हम उसकी क्रिया से पहचानते हैं। तो जीवन 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। अविभाज्य मीन्स अनडिवाइडेड। अविभाज्य वर्तमान का मतलब है जो सदा जो वर्तता है। 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान, इस रूप में हम जीवन रूपी वास्तविकता को पहचानते हैं। तो अभी जिसको हमने गठनपूर्ण परमाणु को पहचाना, जिसको हमने कहा कि गठनशील परमाणु ही विकासपूर्वक गठनपूर्ण हुआ है ना, ये गठनपूर्ण परमाणु जो स्वयं में सुख की निरंतरता के साथ जीना चाहता है ना, जिसमें अक्षय बल शक्ति संपन्न है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार अब हम क्रिया रूप में देखना शुरू करते हैं। पहले भी आपने जीवन क्रियाओं पे चर्चा सुनी ही होगी। कितने लोगों ने सुनी है? पहले भी जीवन क्रिया पे चर्चा हुई है, ठीक। कितने लोगों के सामने नहीं आई है? ऐसा भी है। कितने लोगों के सामने जीवन क्रिया पे चर्चा नहीं आई है अभी तक? हाथ उठाइए। ठीक है, तो अधिकांश के सामने आई है। लेकिन मुझको लगता है कि जितना न्याय, धर्म, सत्य को लेके आपकी क्लैरिटी बन जाती है, उतना ही ये चर्चा और अधिक स्पष्ट हो जाती है। और जितना इसका सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो जाता है, क्योंकि क्रिया सीधा सीधा मेरे अंदर कुछ घट रहा है, जो मेरे अंदर घट रहा है उसको मैं ऑब्जर्वेशन में ले लेता हूँ और अपने में उसको कनेक्ट कर पाता हूँ, तो मुझको भरोसा होता है कि हाँ, ये मेरे अंदर हो रहा है। इसलिए क्रिया की पूरी चर्चा में आप ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें तो अच्छा है ना। जितना बहुत आवश्यक लगे उतना ही लिखें और सीधा सीधा अपने में उन क्रियाओं को देखें, है ना, उन क्रियाओं के आपसी संबंध को देखें। तो सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन में लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर पकड़ में आएगा। तो जीवन में हमने 10 क्रियाओं की बात की है, उसमें से एक एक करके मैं क्रिया का नाम आपके सामने रखते जाऊंगा और धीरे धीरे हम बात आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 10 में से सबसे पहली क्रिया, उसको बोला आस्वादन क्रिया। आस्वादन क्रिया। दूसरी क्रिया, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जीवन है। जीवन रेक्टेंगल शेप में होता है, नहीं होता है ना, कोई सही मत मान ले। हाँ जी, चलिए। तो देखिए, जैसा कि नाम से इंगित है, आस्वादन मतलब स्वाद लेने टाइप कुछ मामला है। तो आस्वादन क्रिया का मतलब है हम जीभ से स्वाद लेते हैं, लेकिन मन किसी चीज़ को रेलिश करता है तो उसको आस्वादन नाम दे दिया, है ना। तो मैं भाव का भी आस्वादन करता हूँ, मैं चाय का भी आस्वादन करता हूँ,
और मैं लक्ष्य का भी आस्वादन करता हूँ, मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे अंदर। तो फिलहाल अभी के लिए आस्वादन क्रिया का मतलब है निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगते रहना। इस क्रिया को आस्वादन क्रिया के रूप में पहचाना। निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगते रहना, ये दोनों काम अपने आप में हो रहा है कि नहीं? तो स्वयं में ध्यान दें। मुझ में निरंतर सुख की चाहना को मैं ऑब्जेक्टिवली देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ? देखिए, रूटीन में जब शिविर में चर्चा करते हैं और ये कहा जाता है कि मानव निरंतर सुख चाहता है, तब आदमी को, अधिकांश लोग तब उस समय सुख की निरंतरता उसको वैसा नहीं होती है जैसा कहा जा रहा है। अभी वो जब सुख की निरंतरता कही जा, सुख के बारे कहा जा रहा है, तो हमारा जो एक्सपोजर है वो क्षणिक सुख से है, और एक क्षणिक सुख को जोड़ के हम किसी निरंतरता को भी देखते हैं। ऐसा भी सामान्य घटित होता है, क्योंकि जिस क्षण हमको सुख की निरंतरता का बोध होगा, आवश्यकता के रूप में भी, जिस क्षण मैं ये पहचान पाऊंगा कि ये सुख की निरंतरता आवश्यक है, उस क्षण ये भ्रम टूट जाएगा कि ये इंद्रियों से पूरा होगा। ये बात पहुंची? नहीं पहुंची? अपने में यदि बहुत गहरे में, थोड़ा सा ठीक से गहरे में हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि ये सुख की चाहना मुझ में जो दिख रही है ये निरंतर है, यदि ये अपने में ठीक से स्वीकार होता है तो क्षणिक सुख से सुखी नहीं हुआ जा सकता, ये निष्कर्ष आ जाता है। उसके बावजूद भी, चाहे पूर्वाभ्यास की वजह से और चाहे सुख का दरवाजा, निरंतर सुख का दरवाजा खुला नहीं है, मैं क्षणिक सुख में ही जीऊं, लेकिन ये निष्कर्ष अपने में आ जाता है कि इससे चलेगा तो नहीं। तो जिन लोगों में ज्ञान के लिए कोई तीव्र जिज्ञासा नहीं बनती है या नहीं है, तो उसके मूल में उनको अपने में ये सुख की चाहना मुझ में निरंतर है, अभी ये स्वीकार नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये स्वीकार है, और सुखी होने का मतलब है कि जो शरीर की अनुकूलता मुझको मिल जाए तो वो मेरे को अच्छा लगने को मैं सुख माने हुए हूँ, और ये सुख मुझको मिलता रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन ये जो सुख की चाहना मुझ में है ये निरंतर है, यदि इस पे ठीक से ध्यान चला गया, क्योंकि ये तो मेरे को स्वीकार होता है कि जो इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ संसार है उसमें निरंतरता नहीं है, और ये सुख की चाहना निरंतर है। तो ये समीक्षा होने में फिर देर नहीं लगती है कि इसका मतलब है इससे काम नहीं चलेगा। तो ये भी बहुत कम लोगों में कंक्लूड हो पाता है कि ये सुख की चाहना निरंतर है और ये जो चल रहा है ये क्षणिक है, इसलिए इससे काम नहीं चलेगा, तभी व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ की तलाश में जाएगा। जब तक वो मानता है कि इससे काम चलेगा, तो फिर पैसे में सुख है तो पैसा बढ़ जाए, इंद्रिय सुख है तो उसमें वैरायटी क्वांटिटी फैल जाए, फिर वो वैरायटी क्वांटिटी के फैलाव में जाता है, फिर वो है ना उसके हॉरिजॉन्टल विस्तार में जाता है। तो सूत्र है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है ना, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है का मतलब अधूरेपन का स्वीकार हो जाना। कोई चीज निरंतर सुख के अर्थ में नहीं है, ये स्वीकार हो जाना है ना, ये समीक्षा है। भ्रम की, इसलिए सूत्र है भ्रम की समीक्षा होती है, सही का मूल्यांकन होता है। भ्रम की समीक्षा होती है, जो अधूरा है, निरंतर सुख के अर्थ में नहीं है, तो वहाँ से निरंतर सुख पाने का प्रयास नहीं करना है, नहीं करता हूँ, है ना। इसका दूसरा सूत्र है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है।
जिसका सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। ये उसका पॉजिटिव सूत्र है। जिसका सुख स्वभाव है ना, से जीवन का बेसिकली स्वभाव ही है, तो उसका अनुभव वो हमको पकड़ में आ जाए तो इसका मतलब है उसी को भ्रम से मुक्ति कहा। इस सारी चर्चा में जो मूल बात है वो क्या, तो मूल बात ये निकल के आई कि मुझ में सुख की चाहत निरंतर है, इस बात पे मेरा ध्यान चला जाए। ये ठीक हो गया? तो ये तो समझ में यदि ठीक से स्वीकार हो गया कि सुख की चाहत निरंतर है और उपलब्ध कितना है, सुख की चाहत निरंतर है और उपलब्ध कितना है, उपलब्ध क्षणिक है। बस इतना ही लोचा है, इसके अलावा हमारी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़ा है कि छोटा है, बस इतना ही है। सुख की चाहना निरंतर है, उपलब्धता क्षणिक की है ना। इसलिए ये जो गैप बना हुआ है यही हमारी पीड़ा है। तो जब तक एक व्यक्ति को लगता है कि क्षणिक को जोड़ जोड़ के निरंतर हो जाएगा, तब तक वो क्षणिक को जोड़ने के प्रयास में रहता है। सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, इस क्रम में क्षणिक को जोड़ जोड़ के बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश करता है, पर बूंद बूंद से घड़ा नहीं भर सकता, क्योंकि ये निरंतर वाला घड़ा है। तो बूंद बूंद से भौतिक रासायनिक वाला घड़ा भरता है, लेकिन बूंद बूंद से निरंतर वाला घड़ा नहीं भरता है। ये समीक्षा हो जाना कि ये बूंद बूंद से नहीं भरता है, किसी दूसरी चीज़ से भरेगा, इसका मटेरियल कुछ और है, इसकी जगह कोई और है, इसकी तला, तो फिर हम कोई और चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं। तब तक तो दूसरी चीज़ को परेशान हो सकते हैं, लेकिन लगे उसी में रहते हैं। बढ़िया, आस्वादन क्रिया स्पष्ट हो गया? कितने लोगों को हो गया आस्वादन क्रिया? ठीक। दूसरी क्रिया, अब बैठे बैठे सुख मिल जाएगा कि कुछ करना पड़ेगा? अब बैठे बैठे सोचने से मिल जाएगा कि कुछ करना होगा? कुछ करना होगा। तो सुख की अपेक्षा, निरंतर सुख की चाहना, इसको सुखा अपेक्षा कहा। मानव में सुख की अपेक्षा है, सुख की चाहना है। इस सुख की चाहना को पूरा करने के लिए अपनी चेतना के अनुसार मैं जो भी कदम उठाता हूँ, जो भी निर्णय लेता हूँ, उसका नाम चयन है। जीव चेतना में रहता हूँ तो जीव चेतना के अनुसार कोई कदम उठाता हूँ, मानव चेतना में होता हूँ तो मानव चेतना के अनुसार कोई चयन करता हूँ। तो सुखी होने के लिए जो मैं निर्णय लेता हूँ, शरीर से जो एक्शन लेने की पृष्ठभूमि है, शरीर से जो एक्शन लेने की पृष्ठभूमि है, उसका नाम चयन है। चयन के बाद मैं कोई एक्शन ले लेता हूँ। तो शरीर से मैं कुछ भी करता हूँ वो चयन पूर्वक ही करता हूँ। तो दूसरी क्रिया चयन। चयन करने के बाद या तो मैं कार्य करता हूँ या मैं व्यवहार करता हूँ। कार्य का फल परिवार में समृद्धि, और प्रकृति में संतुलन। और व्यवहार का फल उभय तृप्ति बराबर न्याय के रूप में आ जाए तो नैया पार। इतना काम होना है। फल ऐसा है, जब उभय तृप्ति कह रहे हैं तो उसकी निरंतरता है। जब परिवार में समृद्धि और प्रकृति में संतुलन कह रहे हैं तो उसकी परंपरा है। इससे ज़्यादा, इससे कम में
सभी के लिए, धरती के सभी मानव के लिए ऐसा ही है। चलिए, तो कार्य व्यवहार में फर्क क्लियर है? कार्य और व्यवहार, कितने लोगों को कार्य व्यवहार में क्लियर है फर्क? कार्य व्यवहार स्पष्ट है? ठीक। तो कम से कम बाय द वे कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए तो व्यवहार की परिभाषा और कार्य की परिभाषा, दोनों की परिभाषा एकदम अलग है। तो व्यवहार किसका है? मानव का, मानव के साथ सुखी होने के लिए, समाधानित होने के लिए। समाधान का अर्थ केवल ज्ञान चर्चा करें इतना ही नहीं है। समाधान का मतलब है मानव लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी पूरा क्रियाकलाप है उसका नाम समाधान है। तो मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए, इसके लिए जो कुछ भी करना है उसका नाम समाधान। तो मानव का मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम व्यवहार है। ठीक। मानव का अदर देन ह्यूमन बीइंग प्रकृति के साथ किया गया श्रम और सुविधा पाने के लिए इसका नाम कार्य है। तो कार्य और व्यवहार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। मैं सोच के कि आपको पता है इसको नहीं बोल रहा हूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? कार्य और व्यवहार स्पष्ट है? कितने लोगों को स्पष्ट नहीं? अब स्पष्ट नहीं है तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि स्पष्ट नहीं है, आप तो यही माने हुए कि स्पष्ट है। चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहार का मतलब है, व्यवहार का मतलब है मानव का मानव के साथ। कार्य का मतलब है मानव का शेष प्रकृति के साथ, अदर देन ह्यूमन बीइंग। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था। मानव का मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया प्रयास, ये सुख की प्राप्ति के लिए है। शेष प्रकृति के साथ, है ना, सुविधा पाने के लिए किया गया प्रयास। तो दोनों का लक्ष्य अलग है, दोनों का साधन अलग है। तो जब सुख की बात कर रहे हैं तो बेसिकली समाधान, समाधान बराबर सुख। तो व्यवहार और कार्य की क्वालिटी में कितना फर्क है ना? तो व्यवहार मानव के साथ है और समाधान के अर्थ में है। कार्य शेष प्रकृति के साथ है और सुविधा पाने के अर्थ में है। समझ में आया? अब पता चलता है कि व्यवहार मानव के साथ होगा या व्यवहार पशु के साथ भी होगा, है ना? क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे हैं वो मानव के साथ भी वही कर रहे हैं, पशु के साथ भी वही कर रहे हैं। क्योंकि हम घर में कुत्ता पालते हैं, हम गाय पालते हैं। गाय को भी आहार निद्रा भय और प्रजनन है, हमको भी आहार निद्रा भय और प्रजनन है, हमको भी खाना हो चाहिए, उसको भी खाना चाहिए। और संवेदनशीलता मानव से भी व्यक्त होता है, पशु से भी व्यक्त होता है। कुत्ता भी हमको देख के पूंछ हिलाता है, हमारे आगे पीछे घूमता है ना? तो हमको लगता है कि जो हम मानव के साथ करते हैं वही कुत्ते के साथ करते हैं, तो पशु के साथ भी व्यवहार करते हैं। लेकिन जब व्यवहार की क्वालिटी समझ में आ रही है तो व्यवहार मानव का मानव के साथ है, समाधानित होने के अर्थ में है। समाधान का अर्थ है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। अब ना तो गाय को हमसे समझना है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, ना हमको गाय से समझना है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो पशु के साथ व्यवहार नहीं होता, पशु के साथ कार्य ही होता है। पशु हमारे साथ किसी उपयोगिता के अर्थ में है ना? बच्चों के साथ पशुओं का उपलब्ध होना बच्चों में संवेदनशीलता के विकास के लिए और उनको अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है।
मानव, चूंकि बच्चा संवेदनशीलता के धरातल पर जीता है, लेकिन यदि एक मानव संज्ञानशीलता के अर्थ में जीता है तो फिर उसको जीने के लिए, समझ को प्रमाणित करने के लिए मानव की ही जरूरत है। पशु के आवश्यकता के साथ काम करता है। भाई पशु कुत्ता सुरक्षा के लिए हो सकता है, गाय किसी उपयोगिता के लिए, कोई उपयोगिता के साथ होगा। यदि उपयोगिता नहीं है, मैं तृप्ति के लिए कुत्ते की बात कर सकते सोचते हैं या किसी और की चीज़ की सोचते हैं, वो जो तृप्ति हमको संबंध से मिलने की ज़रूरत थी, है ना, शायद उस तृप्ति को हम किसी पशु के साथ ढूंढ रहे हैं। इन बातों को सुन के मानिए मत, केवल जांचने के लिए आधार आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। तो इस रूप में हम देखते हैं तो हमको पहली बार ये ध्यान में आता है कि अभी हमने मानव के साथ व्यवहार किया कि कार्य किया। अभी हम परिवार में अपने बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे कि कार्य कर रहे। उठ जा, खा ले, स्कूल चला जा, होमवर्क किया कि नहीं किया, है ना, बीमार हो गए तो डॉक्टर के दिखा दिए। तो हम ज़्यादातर समय क्या काम कर रहे? बच्चे के शरीर के लिए कुछ कर रहे, बच्चे के लिए कर रहे कि शरीर के लिए कर रहे। तो यहाँ ध्यान में आता है कि हम परिवार में एक दूसरे के लिए अभी शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई काम करते हैं, है ना। मानव की आवश्यकता पूर्ति हुई, मतलब जीवन की आवश्यकता पूर्ति हुई, क्यों जीना है, कैसे जीना है पे कोई दोनों की समझ बनी। हम ही को पता नहीं था कि क्यों जीना है, कैसे जीना की कोई बात होती है, इसलिए बच्चों से भी क्या करते। तो मानव का मानव के साथ में आदान प्रदान मानव के जीने के पर्पस को सार्थक करने के अर्थ में है। खाना पीना पशु के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो मानव के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए कहा कि पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है, मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए पशु में वंश परंपरा सही है। मानव में शादी क्यों करते हैं? मानव में शादी क्यों करते हैं? क्या बोलते हैं? शादी क्यों करना है? वंश चलाना है। वो लाल किला खड़ा किया है ना, उसको कौन देखेगा, है ना। हाँ, तो मानव में वंश परंपरा नहीं है, मानव में संस्कार परंपरा है। मानव में वंश परंपरा पशु में है। इसलिए पशु में आप देखेंगे शेर का बच्चा शेर, बकरी का बच्चा बकरी, वंश के अनुसार काम करता है। मानव में संत का बच्चा डाकू, डाकू का बच्चा संत होता हुआ देखा जाता है ना। इसका मतलब है मानव में शरीर वंश के अनुसार है। मानव से मानव शरीर ही पैदा होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मानव से बकरी पैदा हो गया ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना। और यही पता नहीं इस बार क्या पैदा होगा तो मानव से मानव शरीर ही पैदा होता है। तो मानव का शरीर वंश विधि से है, मानव वंश विधि से, मानव का आचरण वंश विधि से नहीं है। मानव का आचरण संस्कार विधि से है। इसलिए मानव में विवाह वंश विधि के लिए नहीं है, विवाह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। विवाह आने वाली पीढ़ी को अपनी समझ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो शिक्षा का मतलब है कि एक पीढ़ी अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को अपनी समझ, अपना आचरण ट्रांसफ़र करती है। इस प्रोसेस का नाम शिक्षा है। बढ़िया, कितना सुखद है ना। कैसा लग रहा है? कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? अनमैरिड लोग हैं? ठीक है, तो जिनकी नहीं हुई है उनके लिए सुखद अवसर, नहीं हुई है और करनी है तो सुखद अवसर कि कम से कम समझ के शादी किया जाए। और जिनकी हो गई है वो अपना लाइसेंस रिन्यूअल कर लें। चार शिविर, 1 साल अध्ययन, ठीक रहेगा। देखो कितनी मोटी मोटी बातें हैं और सुनने से कितना साफ साफ लगता है। कितनी मोटी बात है कि हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि हाँ वंश परंपरा के लिए, क्या बोला था अभी आपने, पीढ़ी आगे बढ़ाना है, पीढ़ी आगे बढ़ाना है। ओ मरोगे तो सर कौन फोड़ेगा।
मोक्ष मिलेगा। वो जीते जी फोड़ता आजकल। बोले कहाँ तुम लगाए। है 5-6 पीढ़ी पहले का नाम। हाँ, फिर भी पीढ़ी चलानी। हाँ जी, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इस चर्चा से क्या समझ में आया? बोलो भाई। राजस्थान, बिश्नोई महाराज, राजस्थान में शादी कैसे होती है? है माइक। राजस्थान में शादियाँ आज से 25-30 साल पहले तो शायद मेरे ख्याल में बच्चा और बच्ची दोनों को ही समझ नहीं होती थी बिल्कुल भी। बच्चा और बच्ची दोनों को समझ में नहीं होती थी। समझ नहीं होती दोनों थी। को गोद में लेकर के दोनों। अच्छा, गोदी में शादी होती थी। गोद में बिठा करके और शादियाँ कराती थी। ओ तरीके। जी। और अभी भी कुछ जगह, कुछ राजस्थान का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ अभी भी ऐसा होता है। तो बच्चे की शादी कर देते हैं? बिल्कुल, दोनों को गोदी में बिठाया जाता है। ओह, खड़े बैठने लायक नहीं होते वो। ऐसा क्यों हुआ? अब पता नहीं कैसे क्यों हुआ, लेकिन होता था ऐसा। और वो पता है क्या होता था? वो बच्चा पैदा होने से पहले ही दो लोग आपस में जबान दे देते थे कि हाँ, हम अपने बच्चों की आपस में एक दूसरे से शादी करेंगे, लड़का लड़की से। अच्छा, ऐसा होता था। अभी तो नहीं, खैर काफी। अब तो बदल गए। एजुकेशन, शिक्षा के मामले में राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है अभी भी। हालांकि अब बहुत फर्क पड़ गया पिछले 20 साल के अंदर, लेकिन फिर भी अभी मेरे ख्याल में यूपी बिहार को दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी राज्यों से अभी पीछे है। लेकिन खास बात है कि राजस्थान सबसे शांत प्रिय ये बात ठीक राज्य है। बिहार यूपी जितना कॉम्प्लिकेटेड है, राजस्थान वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। चलिए, बढ़िया है। माइक लो, माइक, सबका हाल सुनो। गुजरात में भी 50 साल पहले ऐसा होता था। छोटी छोटी उम्र में एक साथ बहुत सारी शादियाँ छोटे छोटे बच्चों को भी कर देते थे। बाल विवाह। नहीं, बाल विवाह करो यहाँ तक ठीक है, पर ये गोदी में ही कर देते हैं, ये क्या मतलब हुआ? गोदी वाली भी होती थी पहले। है? अच्छा, पर ऐसा क्यों शुरू हुआ होगा? हेलो भैया। हेलो। हाँ भैया ने जो बात कही ना, वो विशेष समाज की सिस्टम है। जैसे विष्णुई समाज पश्चिमी राजस्थान में, हाँ, अभी भी जिस समाज से भैया आ रहे हैं ना, वहाँ अभी भी जैसे मृत्यु भोज होता है ना। हेलो। जैसे बुजुर्ग आदमी को ख़त्म हो जाता है। बुजुर्ग आदमी खत्म हो जाता है। हाँ। हाँ, तो उसके जो 12वां भी करते हैं, 13वां भी करते हैं, अपने समाज में चलता है ना। हाँ। उस समय गोदी में बच्चों को बिठा के उसने जितने भी रिश्तेदार है ना, उनके लगभग बच्चों के और बच्चियों की शादियाँ हो जाती है। अच्छा, वो परंपरा अब हनुमानगढ़ जयपुर साइड तो कम हो गई है, पश्चिमी राजस्थान में अभी भी है, पर वो विशेष जातियों में है। चौधरी समाज में और विष्णु समाज दो में है, बाकी समाजों में ऐसा नहीं है। अलग अलग, स्पेशली पूरे राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दो कम्युनिटी में, विष्णोई और जाट। विष्णुई और जाट, चौधरी। जाट, चौधरी। जैसे पटेल बोलो, चौधरी बोलो, एक ही चीज़ है। पटेल, चौधरी। पश्चिम राजस्थान हम चौधरी बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, ये उनमें ही है सिर्फ। गुजरात में ऐसा सभी में था कि कुछ ही कम्युनिटी में होगा? पटेल में था, पर वो शादियाँ के बाद ये गुजरात का पटेल, महाराष्ट्र का पाटिल और उधर का चौधरी, राजस्थान का, ये एक ही वैरायटी है। एक ये सब किसान लोग हैं। और पंजाब से भी कनेक्शन है क्या? है? हरियाणा से भी है ना?
जाट, वहाँ का जाट। फिर हाँ, हाँ, उस हाँ, वो शादी तो बच्चे उम्र में हो जाती थी। हाँ, उसके बाद एक हालाना करके एक रिवाज है समाज में। हाँ। जब बच्ची और बच्चे जैसे बाकी शादियां करते हैं, लोग 18-20 के हो जाते हैं ना, तो फिर एक नया सामाजिक रीति रिवाज हालाना उसको बोलते हैं, उसमें फिर बच्ची को भेजते हैं। हाँ। पर अब 1-2% ऐसे केस हो जाते हैं कि वो मुकर जाते हैं। वो मुकर जाते हैं, मुकर जाते हैं, लड़की नहीं बोलती है करना। मेरे को लड़के के साथ नहीं चलना। हाँ, फ़ोन से बात होने के बाद या आजकल तो कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो फिर केस आ जाते हैं समाज में, फिर पंचायतें होती है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, भैया। बताओ जी, आप भी कुछ ज्ञान बताओ। ये लीजिए। एक बार छिड़ जाए ज्ञान। खुश खुश हो गए। नमस्ते। नमस्ते भैया। देखिए राजस्थान में जी, नहीं कैमरा वाली बात नहीं है वो। राजस्थान में जैसे भाई साहब ने बताया अभी की जाट और बिश्नोई, तो कम से कम एक साल में 15 बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि बच्ची को भेजो ना आधे घंटे के लिए। हम बोलते हैं कि काम क्या है आप बताओ, हम भेज देंगे। तो बोले कि उसको देखने आए हैं। 13-14 साल की लड़की होती है। तो आज भी अहमदाबाद जैसे सिटी में कोई एक समाज में ऐसी स्थिति है। और ये चयन की बात हो रही थी, तो मुझे ये दिखा कि हम अपने बच्चों को ज़्यादातर तो हमारा व्यवहार वो जिंदा रहने के धरातल पर ही रहता है। तो शायद मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अभी मैं ही सुखी नहीं हूँ या मुझे ही क्या देना है वो अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए वो जिंदा रहने के धरातल पर जो देना है वो ही उपलब्ध है। थोड़ा बहुत कुछ 1-2 क्रियाएं आ भी जाती होगी वो जिंदा रहने वाली, लेकिन वो निरंतरता नहीं है उसमें। जी, चलिए तो हमारी कार्य और व्यवहार को लेकर थोड़ी स्पष्टता बनी कि कार्य मनुष्यतर प्रकृति के साथ है, किसी सुविधा पाने की तलाश में है, किसी शरीर की। व्यवहार से जीवन की आवश्यकता पूरी होती है, कार्य से शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। ये भी क्लैरिटी बनी रहे, है ना। व्यवहार से जीवन की आवश्यकता पूरी होती है, कार्य से शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। तो मनुष्यतर प्रकृति पशु पाल के हम शरीर की कोई आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, उससे जीवन की निरंतर सुखपूर्वक जीने की आवश्यकता पूरी हो ही नहीं सकती। ये हमको सामान्य बुद्धि से भी समझ में आता है। तो कार्य व्यवहार की क्वालिटी को समझे बिना हम कम से कम समीक्षा कर सकते हैं। इसलिए बार बार जो भाषा बनती है कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसकी समीक्षा कर पाना, अपने अधूरेपन को देख पाना, अपने में यदि कोई सही चीज़ है उसको देख पाना और अपनी यात्रा को आगे बनाए रखना। तो सही की रोशनी होगी तो कोई समीक्षा और मूल्यांकन हो सकता है। सही की रोशनी हमारे पास नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति जो कुछ करता है उसको सही ठहराने के लिए उसके पास कुतर्क हैं, तर्क हैं, और परिवार में सभी अपनी मनमानी पे निकले हुए हैं। चलिए, तो 2 क्रिया हो गई, आस्वादन और चयन। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। आस्वादन का अर्थ है निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया, इसको आस्वादन कहा। आस्वादन पूर्वक चयन होता है। सुखी होने के लिए मैं जो भी शरीर से करता हूँ उसके लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, निर्णय ले रहा हूँ, उसका नाम चयन है। तो आस्वादन पूर्वक चयन होता है, ये बात समझ में आती। कोई भी चयन बिना आस्वादन के नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान दे लीजिए। जब भी आप कोई चयन करते हैं, जैसे लिखने का चयन, बैठने का चयन, पोस्चर बदलने का चयन, सुनने का चयन, नहीं सुनने का चयन, लिखने का, नहीं लिखने का चयन, कुछ भी जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो चयन पूर्वक ही हो रहा है। एक तो इस बात पे ध्यान चला जाए। यदि मेरा शरीर हिलता डुलता है, यदि मेरा कोई भी एक्सप्रेशन शरीर से होता है, वो चयन पूर्वक हो रहा है, वो निर्णय पूर्वक हो रहा है कि बिना निर्णय के ही हो रहा है? वो निर्णय पूर्वक हो रहा है। ठीक, एक तो ये समझ में आया। और जो भी कुछ निर्णय हो रहा है ये सुख की अपेक्षा में हो रहा है कि दुखी होने के लिए हो रहा है? आस्वादन पूर्वक चयन होता है, सुख की अपेक्षा में मैं कोई चयन करता हूँ। चयन करना भी एक चयन है, चयन नहीं करना भी एक चयन है। ठीक हो गया? तो आस्वादन क्रिया निरंतर है कि रुक रुक के हो रही है?
आस्वादन क्रिया निरंतर है कि रुक रुक के हो रही है? और चयन क्रिया निरंतर है कि रुक रुक के हो रही है? आस्वादन क्रिया भी निरंतर है, चयन क्रिया भी निरंतर है, क्योंकि सभी क्रिया मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण सभी क्रियाएं निरंतर हैं, ऐसा बना ही हुआ है। तो हमने 2 क्रिया पूरा किया। ये आस्वादन क्रिया के बाद में चयन क्रिया में आप कहाँ हो? जिंदा हाँ, जिंदा रहने के हेलो जिंदा रहने के धरातल पे है, जीने के धरातल पे है? अभी तो इसमें दोनों में बताया दोनों गया है। पे, दोनों। कार्य में भी बता दिया कि परिवार में समृद्धि और प्रकृति में संतुलन, तो ये तो जीने के धरातल पे आ गया। दोनों दोनों दोनों। और उभय तृप्ति और न्याय ये भी जीने के धरातल पे आ गया। यदि मानव कुछ भी करता है तो आस्वादन पूर्वक चयन पूर्वक ही करता है, वो जिंदा रहे चाहे जिए। शरीर हिलाना है तो चयन होना है, चयन के बिना शरीर नहीं हिलेगा। शरीर से कुछ भी होना है, अच्छा बुरा सही गलत, है ना, वो चयन पूर्वक ही होगा। आपने ये इसमें कार्य में बोला कि परिवार में समृद्धि और प्रकृति में संतुलन, ये परंपरा है। परंपरा मतलब इसकी निरंतरता हो जाए। परिवार में समृद्धि एक परिवार के करने से मुश्किल जाएगा, है ना, वो एक सामूहिक समूह के साथ एक क्रिटिकल मास होने की ज़रूरत है। बढ़िया हो गया, 2 क्रिया हो गई, तीसरी पे चले। अध्ययन का परिभाषा दिया, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लगातार अपने में बनाए रखना 24/7। अनुभव की रोशनी में एक तो मेरे पास अनुभव की रोशनी आ जाए। अनुभव की रोशनी का मतलब है कि अनुभव संपन्न व्यक्ति से जो भी सूचनाएं हमको अस्तित्व के बारे में मिला, वो ऑडियो से मिला, वीडियो से मिला, शिविर से मिला, बुक से मिला, है ना, सब कुछ को मिला के मेरे पास एक अनुभव की रोशनी आ गई। अनुभव की रोशनी का मतलब है अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और करना क्या है, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। इसको बोला अनुभव की रोशनी, मान्यतापूर्ण आचरण। तो इसके आधार पे ये कहा कि हमेशा उसको अपने में बनाए रखना, ये अध्ययन की बात है। तीसरी क्रिया है, अब मैं आस्वादन चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, मैं मिनिमम सुख चाहता हूँ कि मैक्सिमम सुख चाहता हूँ। और यदि दुख गले पड़ना ही है तो मैं मिनिमम दुख चाहूँगा कि मैक्सिमम दुख चाहूँगा? तो यदि दुख गले पड़ना ही है तो मैं मिनिमम दुख चाहूँगा। यदि सुख में से कई सारे ऑप्शन हैं तो मैं मैक्सिमम सुख चाहूँगा। तो मैक्सिमम सुख और मिनिमम दुख को तय करने के लिए हमेशा हमारे पास सुखी होने के कई ऑप्शन बने रहते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि हम शिविर कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि घर में जाके बिजनेस देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि कहीं इंडिया घूम के आ सकते हैं, और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो हर मानव के पास सुखी होने के कई ऑप्शन हर समय उपलब्ध हैं। उसमें से किसी एक ऑप्शन को आप वर्कआउट करते हो, एक ऑप्शन पे आप निर्णय लेते हो। किस पे निर्णय लेते हो? जिसमें सुख अधिकतम हो और दुख मिनिमम हो, उस ऑप्शन को हम लेते हैं। तो इसका मतलब है उपलब्ध 10 संभावनाओं में से 6 संभावनाओं में से हम किसी एक को चुनेंगे तो 10 में से 1 तक पहुंचने के लिए कंपैरिजन की क्रिया जीवन में होती है। तो जीवन में एक क्रिया और है जिसको हम तुलन कह रहे हैं, कंपैरिजन। क्या चीज का तुलन, क्या चीज का कंपैरिजन? ये करूं या ये करूं, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये उचित है कि ये उचित है, मेरी गलती है कि उसकी गलती। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन जो है वो तुलन क्रिया में हो रहा है। देखिए, अब ये भी समझ में आता है कि जैसे किसी कोई आदमी कंपेयर करके दुखी हो रहा है तो हम उसको उपदेश दे देते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये चाहिए ज़िंदगी में काम करता नहीं है।
यदि जीवन में तुलन नाम की क्रिया है तो वो क्रिया अपना काम करेगी, दुनिया की कोई ताकत उस क्रिया को रोक नहीं सकती है। तुलन होगा तो तुलन रहेगा ही। तुलन जीवन में एक क्रिया है, इसलिए तुलन बंद नहीं हो सकता, कंपैरिजन बंद हो जाए ये नहीं हो सकता। हाँ, हम उसको एक सही दिशा दे सकते हैं। तो तुलन क्रिया क्या हुआ? तुलन क्रिया क्या हुआ? उपलब्ध कई संभावनाओं में से किसी एक संभावना तक पहुंचने के लिए मैं कंपैरिजन करता हूं, तुलन करता हूं। उपलब्ध कई संभावनाओं में से जब मैं किसी एक संभावना तक पहुंचना चाहता हूं तो उसका आधार क्या होगा? क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? तो उसके लिए मैं एक एक सुखी होने की संभावना की डिटेल वर्कआउट करूंगा। किसमें सुख ज़्यादा है, करूंगा तो क्या मिलेगा, नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा, यही तो करते हैं। दूसरी वाली करूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा। तीसरी वाली में क्या करूंगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऐसे में 6 संभावनाओं को, 4 संभावनाओं को, 10 संभावनाओं को, एक एक संभावना के फाइन डिटेल में जाता हूँ। उससे क्या सुख की संभावना है और नहीं करने से क्या दुख की संभावना है, सबको अनुमान लगाता हूँ, सबको वर्कआउट। तो ये इतना सारा जो फाइन डिटेल निकालने का काम है, इसका नाम विश्लेषण है। चौथी क्रिया, चौथी क्रिया क्यों कर रहा हूं मैं इतनी मेहनत? ये आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। तो मूल में ड्राइविंग फोर्स रखा हुआ है। चित्रण का मतलब है सुखी होने का डिजाइन। तो मूल में चित्रण क्रिया है। तो चित्रण क्रिया क्या चीज है? जो मैंने अपने सुखी होने का डिजाइन बना रखा है। तो चित्रण का मतलब है तो अब नाम रख देते हैं। चयन क्रिया का नाम आशा है, विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है, चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है, आस्वादन क्रिया का नाम मन है, तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है। तो इच्छा किस बात की है? सारी इच्छा किस बात की है? सुखी होने की इच्छा है। तो इच्छा में है ना, सुख बैठा ही हुआ है पहले से। कभी ऐसी हुई कि दुखी होने की इच्छा हो, है ना? तो ऐसी इच्छा मानव नहीं कर सकता है। तो मानव तो इच्छा को पूरा करने के लिए तुलन, विश्लेषण, आस्वादन और चयन है। चलिए थोड़ा सा इसको, तो थोड़ा सा चित्रण को समझ लेते हैं। तो चित्रण समझ में आने से और थोड़ा बेहतर स्थिति होगी। जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली देखें, हालांकि अब थोड़ा कम अंतर दिखाई देगा। तो जब आप शिविर में आने के पहले और आज चित्रण में क्या चेंज आया है, तो यदि आप पहले शिविर से देखें और अभी तक, तो आपका सुखी होने का डिज़ाइन बदला है कि नहीं बदला है ना? एक बार लिख डालें कि आपके सुखी होने के डिज़ाइन में, आपके सुखी होने के चित्रण में क्या क्या चेंज आए हैं। पहले सुखी होने का चित्रण क्या था? शिविर के पहले, वो कहते हैं ना शादी के पहले, शादी के बाद। तो शिविर के पहले और शिविर के बाद, है ना?
परिचय शिविर के भी पहले अब यदि ध्यान दें, और आज अध्ययन बिंदु शिविर के चौथे दिन, आज चौथा है ना, चौथा है, चौथे दिन आज यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपके सुखी होने की योजना या आपके सुखी होने का जो योजना के साथ कार्यक्रम बनता ही है, तो आपके सुखी होने का चित्रण पहले कैसा था, अब कैसा है, एक बार लिख डालिए। पहले शिविर के पहले और अभी आज चौथे दिन। और कोई चेंज इन 4 दिनों में भी आया है तो उसको भी नोटिस कर सकते हैं। इन 4 दिनों में भी आपके सुखी होने का चित्रण कुछ बदला है तो उसको भी अलग से एक बार नोटिस करके देखें। कई बार योजना वही रहती है, कार्यक्रम बदलते हैं, और कोई कोई का योजना ही बदल जाता है। फिर कार्यक्रम के साथ स्थान बदलते हैं, लोग बदलते हैं। उसको भी पहचान सकते हैं। मेरे चित्रण में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, वो ड्राइव कहाँ से हो रहा है, सॉफ्टवेयर क्या है उसका। हो गया, हो गया, चलें चलें, चलो जो लिखा है पड़ोसी को सुना दो। कुछ लोग सभा को सुना दो। जो लिखा है उसको पढ़ दो बस। 2 लोग, कोई 2-3 लोग एक बार पढ़ के सभा को सुना दो। हाँ जी, गोविंद भाई, माइक, हाथ उठा दीजिए। जीवन विद्या परिचय शिविर पछी उसके बाद शरीर और जीवन क्या है उसके बारे में मालूम पड़ा। पहले ये नई आइडिया था कि भी नहीं अभी जीवन, फिर सुख और सुविधा के बारे में मालूम पड़ा। खाली स्थान, परमाणु, गठनपूर्ण परमाणु और गठनशील परमाणु, उससे पूरी मतलब सृष्टि का ये चित्रण हुआ। जहाज और पूरा अस्तित्व के बारे में मतलब क्लैरिटी थोड़ी बनने लगी है। जीवन में तृप्ति नहीं लगती थी क्योंकि ये मालूम पड़ गया कि भी तृप्ति कहाँ मतलब कहाँ मिलती है, कि जब तक हम दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट नहीं करते तब तक नहीं आती। तो उसके बारे में भी वो था, लेकिन वो अभी समझ में आया कि क्यों नहीं मिलती है। मतलब संतोष या आनंद या सुख, जो भी तृप्ति बोले तो वो, मतलब
जैसे आपने बताया कि पीवी में आरबीजी होता है, वैसे सेवा, श्रम और ज्ञान। तो ध्यान ज़्यादातर सेवा और श्रम में ही जाता था, ज्ञान पे नहीं जाता था। तो बहुत ये बढ़िया। एक चीज़ हुई। जीव जगत और जगदीश, वो उसके बारे में पढ़ा था और कुछ सुना था, तो अभी पूरी उसके बारे में पूरी क्लैरिटी बन जाती है कि भी नहीं, ऐसे दो ही चीज़ है, इकाई है और खालिस्तान है और ऊर्जित है, और मतलब गठन पूर्ण से गठन पूर्णता और जागृति से जागृति क्रम, और वैसे ये पूरा अभी बैठने लगा है, अभी पूरा आ गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें चल रहा है। हाँ, बहुत सुखद। हाँ, और व्यवहार और कार्य के बारे में मालूम पड़ा कि भाई मानव के साथ व्यवहार हो सकता है, मानव के सिवाय की इकाइयों के साथ कार्य हो सकता है, तो उसकी भी क्लैरिटी बनती गई। और शासन वो मानव को स्वीकार्य नहीं है। हम ज़्यादातर मतलब मेरी बात करूँ तो मतलब शासन आ जाता था तो वो मानव के साथ समझन से ही काम किया जाता है। हाँ हाँ, तो ये एक बड़ा शिफ्टिंग है मेरे लिए। सृष्टि का निर्माण, ये भी एक आगे बताया। वैसे शिक्षा का महत्व कितना है, तो ये जो मतलब ज़्यादातर एजुकेशन को बिजनेस बनाए रखते हैं, तो कई बार वो जो सोच आती थी, तो ये कितना बड़ा काम है मानव खड़ा करना और दूसरी पीढ़ी को खड़ा करना, और इसमें हम तो खड़े हो ही जाते हैं। मतलब जब उसको तैयार करते हैं तो ये चीज़ समझ में आई, मानव, देव मानव और दिव्य मानव। तो ये भी हो सकता है जब हम जितने लोगों को लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए हम ध्यान देंगे तो ये पॉसिबल है। तो इसके पर चित्रण गया, और सब में ये पूरी व्यवहार दर्शन, मध्यस्थ दर्शन में आचरण का महत्व है। काफ़ी लोग बोलते तो काफ़ी कुछ है, लेकिन आचरण पे ध्यान ज़्यादा जाके हम कैसे उसका आचरण कर सके, अपने जीवन में ला सके, और एक मतलब पूरा डेमोस्ट्रेशन, एक मॉडल खड़ा कर सके, उसके पर भी ध्यान गया। और तात्विक से तार्किक और तार्किक से व्यवहारिक, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई कोई भी चीज़ है तो तात्विक है लेकिन व्यवहारिक नहीं होती है। ऐसा सुना है कि भाई ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो बोलते हैं, तो सब लोगों को मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई ये तात्विक है लेकिन व्यवहारिक कहाँ है वो समझ में नहीं आता। लेकिन इधर सब मध्यस्थ दर्शन में जो तात्विक है वो तार्किक भी है, और तार्किक है वो व्यवहारिक भी है। तो ये चीज़ में भी पूरा ध्यान गया। वैसा अभी तक चित्रण बन रहा है। थैंक यू। जोरदार ताली। छा गए भाई गोविंद भाई, बहुत बढ़िया। ये शिविर के पहले जो सुख की डेफिनेशन थी मेरे लिए कि भाई सुख क्या है, तो नॉर्मली एक सुख निरंतर सुख हो ऐसा तो कुछ सुना नहीं था और सोचा भी नहीं था। सुख होता है और सुख चाहिए ऐसा एक दिमाग में था। तो इसमें एक फैमिली के ध्यान में रखते हुए सब एक साथ रहे, एक जॉइंट फैमिली अच्छा हो, जिसमें अच्छा हमारे पास संपत्ति हो, शुभ कामनाएं हैं हमारे पास शुभ कामनाएं हैं। हाँ। और शास्त्रों में भी देखोगे तो बड़ा भाग शुभ कामनाओं का व्यक्त किया है। परिवार में शांति रहे, विश्व में भी शांति रहे, सब अच्छे से जिए, ऐसी कामनाएं। हमारी जो पूजा पाठ पद्धतियां हैं उसमें भी बहुत सारा भाग कामनाओं का रहता है। वो जो शुभ कामनाएं हैं वैसे भी अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी ये हो, प्रॉपर्टी हो, बच्चे भी अच्छी जगह सेटल हो, ये एक चित्रण था हमारे लिए सुख के लिए। और शिविर जब राधे ओपन में किया उसके बाद और अभी ये जो अध्ययन उसके बाद जो शिफ्ट आया है वो ये है कि मैं जो कार्य व्यवहार करूँ उससे मेरे प्रभाव क्षेत्र में जो भी ये एग्जिस्टेंस में जो भी अवस्थाएं हैं वो सब अवस्था में समृद्धि आ जाए। अभी ये कहना और कैसे चित्रण में वो समृद्धि को लाना है वो एक है, मगर ये एक शिफ्ट आया है कि भाई जितनी भी अवस्था के साथ हम काम करें वो हमारा प्रभाव क्षेत्र में हो, वो सब में समृद्धि आए और हमारा प्रभाव क्षेत्र ऐसे बढ़ता रहे। वो एक चित्रण में अभी वो शिफ्ट आया है। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, पोषक भाई। पोषक पटेल अहमदाबाद से। मेरे
मेरे में जो प्रोफाउंडली शिफ्ट आया तो मेरे जीने का प्रमाण कितने लोगों को आगे बढ़ा के लेके चला हूँ। दूसरा, अभाव से बहुत जीता था, पर्यावरण में पर्याप्त नहीं है, स्कैर्सिटी है, तो वहाँ से एबंडेंस आ गया। अभी मेरी ज़रूरतें कम है, पर्यावरण में पर्याप्त है। काफ़ी जैसे शोषक था मैं संबंधों में, अच्छा, नाम ऑफिस में। पोषक था, काम शोषक का था। हाँ, ये देखो। तो व्यवस्था नहीं था, शासन ही चलाता था सभी जगह, हाँ। करीब करीब 99.9%। तो और इकोनॉमिक्स भी ऐसा था, भोगवादी, मनोविज्ञान भी करीब करीब ऐसा ही था। भाई सुख की व्याख्या जैसे भरत भाई ने बताई, खाना पीना मौज, खाना पीना रोना होता था। बिल्कुल। देखिए, मैं बैठा बैठा सोच रहा था तो ये समझ में आया, जो अभी तक चित्रण है वो या तो सामान से सम्मान की तलाश में है या सुविधा से सुख की तलाश में है। दूसरा, फिर वो आदर्शवादी चित्रण है ना, ईश्वर में सुख की तलाश है। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि नक्सली विचार किस में आएगा। नक्सली एक विचार, आदमी किसी विचार से प्रेरित है ना। यदि जीवन शैली देखोगे तो हो सकता है आजकल कुछ इजी भी हो गई है, नहीं तो लोग जंगलों में पड़े हैं और तमाम जो भी फिजिकल असुविधाएं हैं उनके साथ हैं, लेकिन किसी विचार के लिए कमिटेड है तो आदमी लगा हुआ है। यदि नक्सली विचार है तो सामान से सम्मान और सुविधा से सुख में आएगा क्या है? हाँ, तो दूसरे अंतिम आदमी को भी सामान उपलब्ध करा के वो सम्मानित हो जाए, अपने सुख को पाले, है ना। तो बेसिकली कुछ लोग अपने लिए सामान से सम्मान की तलाश में हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए सामान से सम्मान की तलाश में हैं, है ना। कहाँ गए आगीवाल जी? हाँ जी, ठीक लग रहा है। तो जो लोग शुभ विचार लेके चल रहे हैं, जो अपने आप में हो सकता है कि अपना तन मन धन भी उसमें लगा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर वही है कि कल तक हम खुद साधन पाके सम्मानित होने की कोशिश कर रहे थे, आज हमको लगता है कि सभी को साधन उपलब्ध हो जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर उतना ही है, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल गई है, संवेदनहीनता से संवेदनशीलता की ओर गाड़ी चली गई है। पूरा साम्यवाद यदि देखेंगे तो ऐसा ही है। तो बहुत सारे विचार के आधार पे जो काम हो रहा है, तो बेसिकली उसके मूल में भी सॉफ्टवेयर उतना ही है। हाँ, मतलब कम से कम देखो, जब आप सोचेंगे तो ध्यान तो जाएगा ना भी, यार ये यदि हम ऐसा बॉक्स बना रहे हैं तो ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा लगातार हमारा ध्यान जाएगा ही। तो आदमी के जितने क्रियाकलाप हैं, है ना, जितने भी क्रियाकलाप हैं जिंदा रहने के धरातल पे, सारे क्रियाकलाप सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश में सिमट जाते हैं। अपने लिए या दूसरों के लिए सारे आंदोलन, पर्यावरण को लेके, है ना, गाय को लेके, पॉलीथीन को लेके, जो कुछ भी हम कुछ कर रहे हैं, इतना ही हुआ कि संवेदनशीलता से दूसरों को भी साधन उपलब्ध हो जाए, दूसरों को भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, दूसरों को भी नौकरी उपलब्ध हो जाए, दूसरों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं। इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक उसकी सीमा भी हमको दिखाई देती है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि विचार पक्ष किस में आएगा। तो पर्यावरण वाला मामला संवेदनशीलता में चला गया। उसका इतना ही मतलब है कि सबको साधन उपलब्ध हो जाए। यदि पर्यावरण ठीक रहेगा तो क्या रहेगा? हवा ठीक मिलेगी, हवा ठीक मिलेगी, लेकिन धंधा उतना ही करेगा, सामान से सम्मान की तलाश करेगा, सुविधा से सुख की तलाश करेगा। हाँ, पेड़ लगाने से हवाई तो शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध थोड़ी हो जाएगी। अरे प्रकृति बचा रहे हैं पर उसको नाश करने का जुगाड़ भी पैरेलल बना ही रखा है। हाँ, तो यदि तो इतना ही हुआ कि कुछ लोग संवेदनहीन हैं, कुछ लोग संवेदनशील हैं। संवेदनशीलता में वो प्रकृति को नुकसान कम पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान कम पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरों को साधन उपलब्ध करा के मैं सुखी हो जाऊं, दूसरों को शुद्ध हवा उपलब्ध हो जाए तो इससे सुकून मिलेगा,
है ना। सॉफ्टवेयर उतना ही है, कहने का आधार है कि कुल मिला के जिंदा रहने का धरातल है। कुछ लोग अपने जिंदा रहने के लिए दूसरों के जिंदा रहने को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ लोग अपने जिंदा रहने के सामान को यूज़ करके दूसरों के जिंदा रहने का सामान बनाते हैं। लेकिन जिंदा रहने के धरातल से आगे चीज़ें नहीं जा रही हैं। संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता अच्छी स्थिति है संवेदनहीनता की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद भी इससे कोई बुद्धि ठीक हो जाएगी, इससे कोई जीना आ जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये बात हमने पहले की है ना। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के नज़दीक है, लेकिन संवेदनशीलता की वजह से जीना हो जाएगा, मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज भय से मुक्त हो जाए और चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बढ़िया, मैं जो कहना चाह रहा था कह पाया, है ना। तो इससे एक स्थिति एक हो गया। अब ये हाँ? माइक है, माइक बेटा, माइक, ठहर जाओ ठहर जाओ। एक दिमाग में चल भी रहा, एक नुकसान भी हुआ है ऐसा। हाँ। मैं हाँ। हालांकि जीवन दर्शन के हिसाब से तो नहीं हुआ है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब जैसे किसी गरीब को, भूखे को, किसी को देखते, किसी को अभाव में देखते हैं ना, तो लगता है यार कि इसको मदद भी कर देंगे तो कुछ होगा तो नहीं। तो अपने तो व्यवस्था पहले समझें, अपनी ठीक करें, परिवार की करें, समाज की, प्रकृति की। तो अब वो जो संवेदनशीलता वाला मामला था थोड़ा कम भी हो रहा है भैया। यदि सही अर्थों में होगा तो नुकसान नहीं होगा। यदि सही अर्थों में संवेदनशीलता समझदारी की तरफ जाएगी तो ये ज़्यादा बड़ी उपलब्धि लेके आएगी। अभी हम टेम्परेरी चीज़ों के साथ काम कर रहे थे, ज़्यादा स्थायी चीज़ों के साथ आएगी। हाँ तो ठीक बात है, इसलिए टेम्पररी जो रिलीफ देते हैं वो लोग देने वाले पर्याप्त बने हाँ, रहते हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास चलता रहेगा। मैंने वो भी यही माना आखिर में, वो संसार चलता रहेगा। ये अंतहीन सिलसिला है। हाँ, भूखे को खाना खिलाने के लिए बहुत से लोग हैं। हाँ, नहीं ठीक है, वो भी अच्छा काम है, उसकी भी ज़रूरत है ना। भूखे को खाना मिल जाए, ठंडी लग रही है तो कंबल मिल जाए। तो इसलिए कहा कि श्रम और सेवा वाला भाग संसार में पहले से स्थापित है, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन यदि ज्ञान वाला भाग बढ़ेगा तो वो कंबल खुद कमा ले, उसके लिए शिक्षा कैसी हो, है ना। वो भूखा ना मरे, उसके लिए एजुकेशन कैसी हो, है ना। तो अभी तो ये जो शिक्षा पाया है ये सबके कंबल छीन रहा है। हाँ हाँ। और क्या, ऐसा नहीं, बहुत गहरी बात बोली आपने, फर्स्ट क्लास। चलिए, अभी धीरे धीरे हम इस दिशा में जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम इस दिशा में जा रहे हैं कि समाधान से सुख, समाधान से सुख और श्रम से समृद्धि। अपने लिए भी, सभी के लिए भी। धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है। जब मैं कहता हूँ कि चित्रण में क्या शिफ्ट हो रहा है, तो चित्रण में ये शिफ्ट होता है कि सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश की बजाय समाधान से सुखी होना और श्रम से समृद्ध होना, दूसरों को भी ऐसा जीने के लिए सहयोगी होना, इस अर्थ में अपनी उपयोगिता के विस्तार को परिवार से समाज और समाज से व्यवस्था की ओर ले जाना। बढ़िया। अब थोड़ा और आगे चले चले। तो अब देखिए कुछ चीज़ों को और सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्हीं क्रियाओं पे अभी और बात करते हैं। जैसे आस्वादन क्रिया और चयन क्रिया। तो अब ध्यान दें कि जब मैं कोई चीज़ का आस्वादन कर रहा होता हूँ, तो पहले आस्वादन क्रिया खोल दूँ क्या? चलो आस्वादन क्रिया खोल देता हूँ तो और ठीक से ध्यान चला जाएगा। तो आस्वादन क्रिया को खोला, आस्वादन क्रिया को बोला कि आस्वादन 3 प्रकार का होता है।
संसार के सभी लोग 3 प्रकार से सुखी होते हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक का मतलब है जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, सेंसरी हैप्पीनेस। मूल्य मूलक का मतलब है कि जो संबंध में तृप्ति है, और लक्ष्य मूलक का मतलब है कि जो मैं जिंदगी में पाना चाहता हूँ, है ना। दिल्ली में जो हैप्पीनेस करिकुलम है उसमें बेस में इसी को लिया गया है, सुख को, ट्रायड ऑफ हैप्पीनेस बोल के, टेम्परेरी हैप्पीनेस और क्या डीपर हैप्पीनेस और सस्टेन्ड हैप्पीनेस, ऐसे नाम दे दिए गए। तो रुचि मूलक इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, सेंसरी हैप्पीनेस है। तो यदि मैं देखता हूँ कि जिंदा रहने के धरातल पर कैसा चलता है, जिंदा रहने के धरातल सबसे अधिक प्रभाव किसका होगा? सबसे अधिक प्रभाव, और संबंध कैसा होगा? मोहवश। पाना क्या है? सुविधा पाना है, और सुविधा के लिए संग्रह करना है, या ईश्वर का भक्ति करना है, उसके लिए संसार से विरक्त रहना है। ये 4 तरह के मॉडल हैं। एक मॉडल आदर्शवादी है, एक मॉडल भौतिकवादी है, ऐसा जुगाड़ चलता है। और जब जीने की जगह में जाएंगे, ये मैं एक ही बार में सारा लिख देता हूँ ताकि वो पूरा कैनवास हमारे ध्यान में आ जाए। जीने की जगह में जाएंगे तो सबसे बड़ा सुख क्या होगा? है समाधान। तो सुविधा समाधान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुविधा से सुख पाने की बजाय समाधान से सुख पाना, संग्रह समृद्धि में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। संग्रह से आश्वस्त होने की बजाय समृद्धि पूर्वक आश्वस्त होना। भक्ति अभयता में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भक्ति की परिभाषा भी है भय से मुक्त होने के लिए किया गया क्रियाकलाप, तो अभयता हो गया। विरक्ति की जगह में अस्तित्व में विरक्ति नहीं है, अस्तित्व में सह अस्तित्व है, तो वो सह अस्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यही मानव लक्ष्य है। नाटा जी खुश होते हैं तो खुश हुआ मानव जैसा लगता है। ठीक हो गया? तो भौतिकवाद में एक हिस्सा पकड़ा था, आदर्शवाद में दूसरा पकड़ा था, दोनों को जोड़ दिया तो मानव बन गया। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, तो सारी एजुकेशन का कुल इतना ही मतलब है कि मानव लक्ष्य के लिए एक युवा योग्य हो जाए। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक जीने के लिए योग्यता आ जाए, इसका नाम एजुकेशन है। बढ़िया। अब यदि ये इतना बड़ा सुख का सागर खुल गया, अब मैं संबंध को कैसे देखूंगा? अब मैं मोहवश देखूंगा। तो संबंध में अभी तक जब मोहवश देखता हूं तो शरीर के साथ संबंध को देखता हूं। अब मैं संबंध में शाश्वत मूल्यों को देखता हूं। अब मैं व्यवस्था के अर्थ में संबंध को देखता हूं। और यदि ये हो गया तो अब इंद्रियों का क्या होगा? इंद्रियां इस अर्थ में संतुलित रहता है। इसका बढ़िया सूत्र है, संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं
इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, नियंत्रित हैं, व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, जो नाम दे लो। ये जीने की जगह बन गई। थोड़ा सा पचा लीजिए, थोड़ा मैंने फैला दिया ज़्यादा, पर मेरे को लगता है कि अब अध्ययन बिंदु शिविर है तो इससे कम में एक पूरा व्यू अपने पास आ जाए कि आस्वादन क्रिया का फैलाव कैसा है। आस्वादन क्रिया क्या है? मानव 3 प्रकार से सुखी होता है। इंद्रियों से सुखी है, संबंध से सुखी होता है, जो लक्ष्य उसने बनाया है, माना है, उससे सुखी होने की कामना करता है। जिंदा रहने के धरातल पर क्या होता है, जीने के धरातल पर क्या होता है। बढ़िया। तो ये एक व्यावहारिक रास्ता निकल के आता है। तो इंद्रियों का गुलाम भी नहीं होना है और इंद्रियों को मारना भी नहीं है। एक तरफ हम इंद्रियों को मारने की तरफ गए कि इंद्रियां ख़त्म ही हो जाएं, दूसरी तरफ उनके गुलाम होने की तरफ गए। दोनों ही रास्ता प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो इंद्रियां नियंत्रित रहें, और नियंत्रित रहने का एक ही मतलब है, जिस सुख की तलाश हमको है वो समाधान मानव लक्ष्य के अर्थ में जीने से, है ना, वो तलाश पूरी हो जाए, वो तलाश हमको उसकी संभावना दिखने लगे, उस अर्थ में संबंध में जीने का रास्ता खुल जाए, तो दोनों होने से इंद्रियों में जीना संतुलित हो जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ समाज में हम एक भय मुक्त समाज की कामना, कल्पना, योजना न बना सकते हैं, और यहाँ पे हम जीने की जगह पा सकते हैं। तो ये रहा आस्वादन क्रिया का फैलाव। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, अनियंत्रित नहीं होती हैं। अनियंत्रित होने का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये अनियंत्रित होने का मतलब है। वो व्यवस्थित है, नियंत्रित रहती हैं, उसी का मतलब व्यवस्थित है। ठीक है, वो सेंस वही है। बढ़िया हो गया। आप लोग बहुत उदास से हो गए। बात बहुत बढ़िया कर दिया आपने। है क्या हो गया? जो घट रहा है जीवन में देख रहे हो। हाँ, यही एक सुखद बात है कि अपनी ही जिंदगी आईने जैसा दिखने लगती है। अपनी ज़िंदगी का ऐसा है ना, वो गाड़ी का एक एक पार्ट निकाल के दिखाता है, देखो ये गियर बक्सा है, ये एक्सेलरेटर है, ये चक्का है, इंजन ऐसा है। तो बारी बारी ज़िंदगी का एक एक पार्ट निकाल के देखो ये आस्वादन क्रिया है। तो वो जब पूरा नया वाला पार्ट दिखाते हैं ना, पुराने वाला पार्ट दिखता है, अच्छा यहाँ टूटा हुआ है। तो नया पार्ट हमको दिखाई दे जाए तो सूत्र है, सही की रोशनी में भ्रम समीक्षित होता है ना। यदि सही की रोशनी नहीं है तो अधूरापन समझ में नहीं आएगा। 2 + 2 4 होता है, ये पता चलने के बाद 2 + 5 4 नहीं होता है, तो सही समझ में आता है, तो गलती पकड़ में आती है। सही की रोशनी में भ्रम समीक्षित होता है। इसलिए कहा कि अनुभव के प्रकाश में क्यों जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस पे ध्यान बनाए रखना, इसी का नाम अध्ययन है। बढ़िया, आगे बढ़ूं। टाइम कैसे इतनी जल्दी हो गया? 4:45। उठे, चाय पी लो। नमस्कार, फिर मिलेंगे चाय के बाद। धन्यवाद।